जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सोनू आर्मी क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं सोल्जर टेक्निकल का टेस्ट पेपर, जो कि थोड़ा हार्ड लेवल का है। आप लोग कहते हो कि मैम थोड़ा इजी इजी नहीं, थोड़ा लेवल हार्ड भी बढ़ाइए, तो मैंने थोड़ा सा लेवल अप करके ये जो पेपर है आप लोगों के लिए बनाया है। तो चलिए इस पेपर को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और अगर इस पेपर से रिलेटेड कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मैं आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए इस पेपर का हम सेक्शन ए शुरू करते हैं, जो कि है जनरल नॉलेज का। जनरल नॉलेज के 5 क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। चलिए सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। करेंसी नोट इन इंडिया आज प्रिंटेड बाय। भारत में करेंसी नोट किसके द्वारा मुद्रित किए जाते हैं? तो किसके द्वारा प्रिंट की जाती है फ्रेंड्स? ये किसको है? ये आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही इसे कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द स्टेट कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राज्य की राजधानी क्या है? राजधानी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, स्टैटिक क्वेश्चन है ये, आप पूरे के पूरे लर्न कर लीजिए। हमारे देश की और विदेश की जो कैपिटल्स हैं वो सारी लर्न कर लीजिए, एक क्वेश्चन इसके ऊपर भी बनता है। तो क्या है इसकी? ईटानगर। इज द बेस्ट नोन फॉर हिज एफर्ट टू स्टैब्लिश द एबॉलिशमेंट ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ सती। सती प्रथा को समाप्त करने के लिए अपने प्रयासों के लिए किसे जाना जाता है? तो किसने प्रयास करे थे सती प्रथा को समाप्त करने के लिए? राजा राम मोहन राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन सुपर लीग इज एन इनिशिएटिव टू प्रमोट द गेम ऑफ इंडिया। इंडियन सुपर लीग भारत के किस खेल को बढ़ावा देने के लिए एक पहल है? तो कौन से खेल को बढ़ावा देती है इंडियन सुपर लीग? फुटबॉल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथकली इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट। कथकली किस राज्य से संबंधित है? तो ये कौन से राज्य का प्रमुख नृत्य है? प्रमुख नृत्य भी लगभग लगभग तो आपको पता ही होगा कि जैसे भांगड़ा पंजाब का है, इसी तरह से अब यहाँ पर कथकली पूछ लिया गया। तो कथकली किसका है? ये केरला का नृत्य है। सेक्शन बी यानी कि जो रीजनिंग है उसका हम क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। फाइंड आउट द रोंग फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द ज्ञात करना है। तो आपको शब्द दिए हैं डिस्टिंग, स्कैटर, सेग्रेशन, क्लासिफिकेशन। तो फ्रेंड्स, डिस्टिंग को मतलब, डिस्टिंक्शन का मतलब ये होता है पहचान करना, मतलब दो या दो से अधिक चीज़ों में से किसी एक चीज़ को पहचानना, मतलब एक तरह से छांटना ही होता है। प्रकीर्णन का मतलब होता है कि फैल जाना, बिखर जाना, सब दूर बिखर जाना। पृथक्करण का मतलब ये है कि किसी बहुत सारी चीज़ों में से चीज़ों को हमें पृथक करना, मतलब अलग करना। वर्गीकरण भी मतलब हमें छांटना। तो इन तीनों का मीनिंग तो क्या होता है? लगभग लगभग छांटना ही होता है, लेकिन ये क्या है? फैलना, इसका मतलब स्कैटर। तो ये वर्ड क्या हुआ? इन सभी से भिन्न हुआ। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? स्कैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज अप्रोच इज रिटर्न एज। इस तरह से लिखा गया, देन हाउ विल रेस्ट्रिक्ट विल बी रिटर्न इन द सेम कोड लैंग्वेज। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो सी एच है ये पीछे से आगे उठ के आ गया है, ओ ए भी आगे आ गया है, आर ओ भी आगे उठ के आ गया। इस तरह से ये आगे उठकर आ रहे हैं और नया शब्द हमारा बन गया। तो इसी तरह से अगर हम ऐसा करें कि सी टी को उठा के आगे रख देते हैं, उसके बाद आर आई को उठा के आगे रख देते हैं, उसके बाद एस टी को रख देते हैं, और उसके बाद आर ई को, तो जो नया वर्ड बनेगा वो क्या बनेगा? सी टी आर आई एस टी आर ई। तो ये कौन सा ऑप्शन है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स नॉर्थ इन द मॉर्निंग। अब मॉर्निंग में उसने, सुबह का टाइम है, सुबह के टाइम पे ये ईस्ट डायरेक्शन होती है, आप सभी को पता है, ये वेस्ट, और ये होती है नॉर्थ, और ये होती है साउथ। तो उसने क्या करा? सुबह के टाइम पे, सुबह के टाइम पे कहाँ पर चलना शुरू किया? उसने नॉर्थ डायरेक्शन में उसने चलना शुरू किया। अब वो कहाँ मुड़ गया है? ही टर्न इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द सन। मतलब जो सूर्य है, सूर्य पूर्व दिशा में उगता है सुबह सुबह, हमें पता है, ये ध्यान में कंसेप्ट आपको रखना है। जब सूर्य पूर्व दिशा में उगता है तो उसने कहा है कि वो सूर्य की जो अपोजिट दिशा, उल्टी दिशा है, उसमें मुड़ जाता है। तो सूर्य की उल्टी दिशा कौन सी होगी? ये वाली, इधर मुड़ गया वो। अब कहा आफ्टर दैट ही टर्न लेफ्ट एंड स्टॉप। अब उसका लेफ्ट कहाँ होगा? नीचे। और कहाँ हो गया? ये स्टॉप हो गया। अब ये कौन से डायरेक्शन में स्टॉप हुआ है? नीचे वाले डायरेक्शन कौन सी होती है? साउथ डायरेक्शन। तो इसका राइट आंसर होगा साउथ यानी कि दक्षिण। फाइंड द लेटर ग्रुप दैट विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। ये श्रृंखला है, इसमें आपको क्वेश्चन मार्क दिया, यहाँ पर कौन सा लेटर आएगा ये आपको ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कोडिंग अगर हम देखें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर जो नंबर कोडिंग करिए, ए ई एन, ए क्या होता है? पहले नंबर पर होता है, और ई कितने नंबर पर होता है? 5वां नंबर, और एन होता है 14 नंबर पर। अब ये इनके लिए नंबर कैसे याद करना है, इसके लिए मैंने एक मैथ्स का जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए बनाया है। उसको मैं ऊपर आई बटन जो दिखाई दे रही है वहाँ पे आपको शो ऑफ होगा। उस वीडियो को, उस मैथ्स के वीडियो को आप पूरा देखिए। उसमें अल्फ़ाबेट के लिए
किस तरह से नंबर को याद करना है उसकी ट्रिक मैंने बताई है, तो उसको देखिए। और इसके अलावा अगर आप यहाँ से नहीं देख पा रहे हो तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूँगी कि अल्फ़ाबेट को नंबर से किस तरह से कोडिंग की जाती है, तो उसको देखिए, आपको सारी कोडिंग याद हो जाएगी। उसके लिए मैंने ट्रिक बताई है। तो चलिए आगे हम देख लेते हैं एम, क्यू और जेड। एम कौन से प्लेस पर होता है? 13, क्यू 17 और जेड हमें पता है लास्ट 26 वाला अल्फ़ाबेट होता है। उसके बाद यहाँ पर सी, जी और पी। सी जी पी के लिए क्या कोडिंग? सी कितने नंबर पर? सी 5 तक तो आपको याद होनी चाहिए, ए बी सी डी, 1 2 3 4 5, ये 3 होता है। जी के लिए 7, पी के लिए 16। ठीक है, ये सभी नंबर हमने लिख दिए, ये अल्फ़ाबेटिकल नंबर है। ए बी सी डी के लिए ए से लेके जेड तक 26 लेटर होते हैं, तो उनकी नंबर कोडिंग हमने लिख दी। अब क्या हुआ? अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाला और इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो 1 5 14 3 7 16, मतलब एक में +2 करा तो 3, 5 में 2 प्लस करा तो 7, 14 में +2 करा तो 16। और अगर इसी में भी हम यही करेंगे, अगर 13 + 2 करेंगे तो कितना मिलेगा? 14 और 15। 17 + 2 करेंगे तो 18 19। 26 + 2 करेंगे तो अब आप बोलोगे 28 होगा, लेकिन 28 नहीं होता, अल्फ़ाबेट तो 26 ही होते हैं, 28 अल्फ़ाबेट तो होते नहीं है। तो +2 वाला एज इट इज़ हम यहाँ पर लिख देंगे। 26 के बाद जो नंबर रिपीट हो रहा है उसको एज इट इज़ लिखना है। 15 के लिए कौन सा वर्ड अल्फ़ाबेट यूज़ किया जाता है? ओ। और 19 के लिए एस। और 2 किसके? ए और बी। बी के प्लेस क्या होती है? 2 नंबर पर होती है। तो इस तरह से इसकी जो कोडिंग है कि मतलब नेक्स्ट नंबर मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा? ओ एस बी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड। उस शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्द के अक्षरों से नहीं बना है। तो सेग्रेशन से कौन सा वर्ड नहीं बना है? ईगर। ई भी इसमें है, ए भी है, इसमें जी भी है, ई भी है और आर भी है, तो ये तो बना है। एस ई ए, एस भी है, ई भी है, ए ये भी बना है। गेट को देख लेते हैं, जी ए टी ई ये भी बना है। नेशन को चेक करते हैं, एन है, ए इसमें है, टी भी है, आई भी है, ओ है, एन है। लेकिन यहाँ पर देखिए ध्यान से, सब है लेकिन 2 एन नहीं है। यहाँ पर 2 एन यूज़ करे हैं और इस पूरी सीरीज़ में एक ही एन है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ये नहीं बन सकता इसके द्वारा। चलिए सेक्शन सी का 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द लेंस यूज्ड इन रिमूवल ऑफ कलर ब्लाइंडनेस इज। वर्ण अंधता को दूर करने के लिए प्रयुक्त होने वाला लेंस। तो फ्रेंड्स जो कलर ब्लाइंडनेस होती है, जिसको कलर समझ में नहीं आते, कलर में कन्फ्यूजन होता है, उसको दूर करने के लिए कोई सा लेंस नहीं अभी तक बना है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। जेट पेन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। जेट पेन किस सिद्धांत पर काम करते हैं? तो फ्रेंड जेट पेन क्या होते हैं? जैसे ही नीचे प्रेशर लगाते हैं और ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, तो इनमें क्या होता है? मोमेंटम का काम होता है कि जितना मास और वेलोसिटी का यहाँ पर काम होता है, मास ज़्यादा होगा, वेलोसिटी ज़्यादा होगी, तो जो मोमेंटम है वो भी ज़्यादा लगेगा, कम होगे तो कम लगेगा। तो इस तरह से क्या होगा? जो अपोजिट में फोर्स लगेगा, मोमेंटम लगेगा, वो फाइनल मोमेंटम m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 के बराबर हो गया। फिर इन दोनों का सम क्या होगा? 0 होगा। तो ये किस पर काम करता है? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ रेक्टिफायर इज। दिष्टकारी का कार्य क्या होता है? तो फ्रेंड्स रेक्टिफायर का क्या काम होता है? टू कन्वर्ट AC टू DC, मतलब अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने का काम किसका होता है? दिष्टकारी यानी कि रेक्टिफायर का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द सोलर इक्लिप्स अकर व्हेन। सूर्य ग्रहण तब होता है जब। तो सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूरज, सन और अर्थ, इन दोनों के बीच में क्या आ जाता है? मून। तब होता है क्या? सूर्य ग्रहण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मून कम्स इन बिटवीन सन एंड अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज डबल देन द फोर्स बिटवीन देम विल बी। यदि 2 आवेशों के कणों के बीच की दूरी को दुगना कर दिया जाए तो उनके बीच का बल कितना होगा? तो पहले तो 2 जो कण हैं जिनके आवेश Q1 और Q2 है और जिनके बीच की दूरी R है, उनके बीच में लगने वाला जो बल है उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, वो होता है K Q1 Q2 डिवाइड बाय R²। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर K एज इट इज़, Q1 और Q2 में कोई परिवर्तन नहीं है, चार्ज सेम रहेंगे, सिर्फ उनके बीच की जो दूरी है उसको दुगना कर दिया गया है, 2R कर देंगे, उसका स्क्वायर होगा तो यहाँ पर होगा K Q1 Q2 डिवाइड बाय 4R²। तो यहाँ पर ये हमारा क्या है? ओरिजिनल फोर्स है और ये डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, तो उसका कितना? 1/4 हो जाएगा, यानी कि 1/4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बल प्रति इकाई क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो बल प्रति इकाई क्षेत्रफल किसका फॉर्मूला है फ्रेंड्स? ये प्रेशर यानी कि दाब का। लेकिन ऑप्शन में शक्ति, ऊर्जा, काम और गति दे के रखी है और ये सभी ऑप्शन के लिए फॉर्मूला अप्लाई नहीं है, तो इसका यहाँ पर राइट आंसर कहीं नहीं दिया है, ऑप्शन सारे गलत हैं। तो आप इसका आंसर लिखिएगा प्रेशर। अगर ऑप्शन यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया होगा तो प्रेशर इसका आंसर होगा।
इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज, विद्युत विभव क्या है? तो फ्रेंड्स ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। विच टाइप ऑफ थर्मोमीटर इज यूज टू मेजर अ टेम्परेचर ऑफ 2000 डिग्री सेल्सियस? तापमान मापने के लिए किस प्रकार के थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है? 2000 डिग्री, बहुत ज़्यादा वाला टेम्परेचर होता है और बहुत ज़्यादा वाले टेम्परेचर को आप पारा थर्मामीटर से नाप नहीं सकते, क्योंकि पारा थर्मामीटर हमारा मनुष्य का नॉर्मल टेम्परेचर जो मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। एल्कोहल थर्मामीटर का उपयोग बहुत कम माइनस वाले जो टेम्परेचर होते हैं उनको मेज़र करने के लिए किया जाता है। वाटर थर्मामीटर भी नॉर्मल टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है उसको किसके लिए, उसके लिए क्या यूज़ किया जाएगा? रेडिएशन पायरोमीटर, याद रखिएगा। और मैंने जो थर्मामीटर है, कौन कौन से टेम्परेचर के लिए कौन कौन से थर्मामीटर यूज़ किए जाते हैं, ये वाले क्वेश्चंस भी इंक्लूड करे हैं। जो हीट और टेम्परेचर वाला जो टॉपिक है, हीट एंड टेम्परेचर वाला, आप टॉपिक वाइज अगर फिजिक्स का प्लेलिस्ट देखोगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। उसमें इससे टेम्परेचर से रिलेटेड सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीट रेजिस्टेंस ऑन हाविंग द रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम वायर बिकम्स। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? हमें पता है जो प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? रो एल डिवाइड बाय ए। अब यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है कि जो एल्यूमिनियम का तार है उसकी त्रिज्या आधी करिए, तो हमें लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं उसमें आया है, सिर्फ उसके एरिया में परिवर्तन आएगा, क्योंकि उसकी त्रिज्या में परिवर्तन आया है। तो ये रो लंबाई उसकी एज इट इज़ रहेगी और एरिया हमें पता है क्या होता है, त्रिज्या दे के रखिए तो पाई आर स्क्वायर, एक सर्कल टाइप का इस तरह से वायर होगा, तो इस तरह से उसका एरिया होगा। अब यहाँ पे रो एल पाई की वैल्यू एज इट इज़, और आर इन्होंने त्रिज्या कितनी आधी करने के लिए बोला, तो आर डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से जो आर की वैल्यू आएगी, मतलब जो यहाँ प्रतिरोध आएगा आर डैश, वो क्या आ जाएगा? रो एल पाई आर स्क्वायर, और 241 के ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से ये क्या मिलेगा? आर। तो आर डैश कितना मिला? 4 ऑफ आर, मतलब उसका कितना हो जाएगा? ये 4 टाइम, यानी कि 4 गुना। लाइन्स ऑफ फोर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड इंटरसेक्ट एट, चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं प्रतिच्छेद कहाँ पर करती है? किनारों पर, मध्य में, कहीं नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो चुंबकीय रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, तो वो कहीं भी उसको प्रतिच्छेद नहीं करेगी। अ 40 वॉट बल्ब इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ 220 वोल्ट, फाइंड द करंट फ्लोइंग इन इट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दिया है वॉट यानी कि पावर, वोल्टेज यानी कि वी, और आपसे करंट पूछा है, तो इन तीनों में रिलेशनशिप वाला जो फॉर्मूला आपको दिमाग में आ जाना चाहिए वो क्या होता है? P इज इक्वल टू वी इंटू आई। अब यहाँ पर P की वैल्यू दे के रखी है कितनी? 40। वोल्टेज कितना? 220 दे के रखा है। करंट आपसे पूछा है 40 डिवाइड बाय 220, अगर आप करेंगे तो यहाँ पर आई की वैल्यू आ जाएगी, हो जाएगा 2 दूना 4, 2 एकम 2, ये हो जाएगा 11 एकम 11 और 11 अठी 88, 0.18 समथिंग इसका आंसर आएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। द यूनिट ऑफ पावर, इस शक्ति की एसआई यूनिट आपसे यहाँ पर पूछी गई है, तो वो क्या होती है फ्रेंड्स? वॉट। द एंगुलर स्पीड ऑफ सेकंड हैंड, से जो सेकंड का हैंड होता है उसकी कोणीय गति कितनी होती है? तो आपको पता है फ्रेंड्स, जो सेकंड का हैंड होता है वो एक चक्कर कितने टाइम में पूरा करता है? 60 मिनट में, ठीक है। तो फ्रेंड्स जो सेकंड का कांटा होता है वो पूरा एक रिवोल्यूशन यानी कि एक चक्कर पूरा कितना करता है? मतलब उसको 60 जो पार्ट हैं वो पार करके जाने होते हैं, उसको 60 लगता है एक पूरा रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में। अब हमें पता है कि रोटेशन का जो एंगल होता है थीटा, मतलब एक रोटेशन पूरा करने में कितना एंगल बनता है? 2 पाई। तो स्पीड क्या होगी? इन्होंने स्पीड पूछी है, कोणीय गति पूछी, तो स्पीड क्या होती है? जो एंगल ऑफ रोटेशन कितना है वो थीटा डिवाइड बाय कितना टाइम लग रहा है उसको एक चक्कर पूरा करने में, वो उसका आंसर होगा। तो यहाँ पर 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो वैल्यू कितनी मिली? पाई बाय 30, मतलब इतना टाइम लगेगा। रेडियन में आंसर आया, ठीक है, रेडियन में इतना टाइम लगेगा उसको, तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स, इसमें मैंने थोड़े हार्ड लेवल के क्वेश्चंस भी इंक्लूड करे हैं। ये पेपर थोड़ा हार्ड है दूसरे पेपरों से, तो उसको अच्छे से सॉल्व कीजिएगा और पूरा सॉल्व कर लीजिएगा। 2 फ्लैट डिस्क ए और बी हैविंग द सेम रेडियस, सेम मासेस एंड स्पिनिंग अबाउट द वर्टिकल एक्सिस विथ एंगुलर वेलोसिटी, यहाँ पर ओमेगा और 2 ओमेगा दे के रखा है। इफ देयर एंगुलर मूवमेंट्स एंड काइनेटिक एनर्जीज आर इंडिकेटेड बाय दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, तो इनमें रिलेशन आपको बताना है। इन्होंने जे क्या कहा है? जे और जे बी ये दोनों क्या हैं? एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम है ये दोनों। और ई और ई बी क्या है? काइनेटिक एनर्जी। ई और ई बी ये दोनों क्या है? काइनेटिक एनर्जी के को इंडिकेट कर रहे हैं। अब जब
एंगुलर मोमेंटम की अगर हम बात करें तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, वो आपको याद होना चाहिए। कोणीय, देखिए अभी तक सिंपल जो काइनेटिक एनर्जी है उसके ऊपर 1/2 mv के ऊपर क्वेश्चन पूछे थे, लेकिन कभी कभी एंगुलर जो मोशन होता है उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला तो पता है हमें क्या होता है, m इंटू वी। लेकिन एंगुलर मोमेंटम का क्या होता है, तो वो उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। उसका फॉर्मूला होता है एम वी आर, जहाँ पर m द्रव्यमान है, ये वेग है और ये क्या है, त्रिज्या, ये होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इन्होंने क्या क्या दिया। इन्होंने दिया है एंगुलर वेलोसिटी, ये जो v है इसकी वैल्यू आपको दे के रखी है ओमेगा और 2 ओमेगा। ये यहाँ पर v की जगह एंगुलर वेलोसिटी आएगी। तो अब हम वैल्यू अगर हम पुटअप करें इसमें, तो मास तो दोनों का समान है तो m ही रहेगा। एंगुलर पहले वाले जे जो है पहला वाला है उसकी कितनी है, ओमेगा है, तो ये ओमेगा रखिए और r। दूसरा वाला JB की अगर हम बात करें तो JB में क्या होगा, मास तो सेम ही रख दिया उन्होंने, हैविंग सेम रेडियस एंड सेम मासेस, रेडियस भी सेम होगी, लेकिन जो ओमेगा है वो कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम रिलेशन निकाले J और JB में तो क्या निकलेगा, ये JB था और ये m इंटू आर इंटू ओमेगा, ये क्या है JA है, लेकिन यहाँ 2 एक्स्ट्रा आ गया तो 2 J ऑफ A, तो ये J और JB में रिलेशन निकल गया। अब इन्होंने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv स्क्वायर, तो mv की जगह ओमेगा स्क्वायर हम यूज़ करेंगे। अब EA की अगर बात करें तो EA क्या होगा, 1/2 m तो सबके लिए समान दिया हुआ क्वेश्चन में, ओमेगा स्क्वायर पहले वाले के लिए ओमेगा स्क्वायर है। और EB की अगर बात करें तो EB के लिए 1/2 m और 2 ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 ओमेगा यहाँ पर दे रखा है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/2 m 4 ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4, और ये वैल्यू किसकी है, EA की है, तो ये किसके इक्वल आएगा, EB 4 ऑफ EA के। तो कौन सा रिलेशन शो अप कर रहा है, JB बराबर 2GA और EB बराबर 4EA। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है लेकिन ईजी है, इससे फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। व्हाट रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड कैन बी हियर्ड बाय ह्यूमन ईयर, मानव कान द्वारा ध्वनि की आवृत्ति कितनी सीमा तक सुनी जाती है, तो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक, ये लिमिट आपको याद रखना है। इसके ऊपर भी वीडियो में बना चुकी हूँ साउंड का, जिसमें इस टाइप के क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं, अगर आप देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए मैथ्स का क्वेश्चन देख लेते हैं हम। यहाँ पर √30 माइनस √30 माइनस √30, इस तरह से एंड और इनफाइनाइट तक ये क्वेश्चन दिया है। तो इस तरह के क्वेश्चन कुछ भी नंबर दे हो आपसे, यहाँ पे 30 की जगह पे कुछ भी हो सकते हैं। तो कैसे सॉल्व करना है, आप इस पूरे क्वेश्चन को y मान लीजिए, √30 माइनस √30 माइनस √30, ठीक है, इस पूरे को आपने y मान लिया और दोनों साइड आपको करना है स्क्वायर। ये मैंने स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ से मिलेगा मुझे क्या, y स्क्वायर इज इक्वल टू, एक अंडर हट जाएगा तो ये मिलेगा 30 माइनस √30 माइनस √30 अप टू इन्फिनिट, और ये वैल्यू हमने क्या मानी है, ऑलरेडी y मानी है, तो ये भी y हो जाएगा। तो y स्क्वायर माइनस 30 माइनस y, अब ये y हम इधर लेके आ जाएंगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस का y और माइनस का 30 हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व कर लीजिए। दो नंबर ऐसे ढूंढिए जिनका मल्टीप्लाई करने पर 30 आता है, जोड़ने घटने पर 1 आएगा। तो y स्क्वायर तो एज इट इज़ लिखा, 5 6 30 होता है, तो 6y माइनस 5y, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 30 मिलेगा, माइनस करने पे आपको 1 मिलेगा। y कॉमन ले लेंगे, y प्लस 6 माइनस 5 कॉमन ले लेंगे, y प्लस 6 मिलेगा, y की वैल्यू 2 मिलेगी, एक तो 5 और एक -6। अब कौन सी वैल्यू करेक्ट है, -6 माने या 5 माने, तो अंडर रूट का क्वेश्चन है, अंडर रूट की वैल्यू मतलब इसकी वैल्यू हमें -6 नहीं हो सकती, अंडर रूट में माइनस की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, नहीं मान सकते, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 5। आंसर में आप यहाँ पर गलती कर सकते हैं, बाकी तो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 1000 माइनस 0.13 प्लस 3.2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे बोर्ड मास रूल से, बिना ऐसे इक्वेशन वाले क्वेश्चन जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड सब कुछ दिया हो, उसको आपको फ्रेंड्स बिना बोर्ड मास रूल के सॉल्व करना ही नहीं है, तो आंसर गलत हो जाएगा। अब ये प्लस है तो सबसे पहले प्लस होगा, तो हम प्लस करेंगे किसको, अब ये माइनस है 0.13 और ये प्लस का है 3.2, मतलब इसमें से इसको माइनस हो जाएगा, ये प्लस करने का मतलब ये है कि माइनस हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस का और एक माइनस का है। तो ये 3.2 में से मैं 0.13 को माइनस कर दूंगी, तो मुझे क्या मिलेगा 7, और ये यहाँ पे 0 और ये 3.07। अब ये 3.07 प्लस का आएगा, क्योंकि इन दोनों में बड़ा नंबर क्या है, प्लस का है, ये प्लस का मिलेगा।
इसके पहले क्या है 1000, अब इसमें ए प्लस हो जाएगा तो कितना आएगा 3.07, 110 3.07 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन बहुत इजी था फ्रेंड्स वो, लेकिन अगर थोड़ी सी भी आपने मिस्टेक कर दी तो आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर भी आपको बोर्ड मास रूल से ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसको भी बिना बोर्ड मास रूल से सॉल्व नहीं कीजिएगा। सबसे पहले डिवाइड सॉल्व होता है, डिवाइड फिर मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम डिवाइड सॉल्व कर लेते हैं। 289 को आपको डिवाइड करना है 17 डिवाइड बाई 5 से। तो जब डिवाइड करेंगे हम इसको तो ये 5 तो ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 289 इंटू 5 डिवाइड बाई 70। 17 वन जा 17 होगा और 17 से वन जा 119 होता है, और 17 पंजे कितना होगा 85। अब मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा तो ये हो जाएगा 5 वन जा 5, 5 से वन जा 35, 17 मिलेगा। अब इस 17 को आपको लास्ट क्या बचा है 17 बचेगा, माइनस का x इज इक्वल टू 7। ये x इधर चला जाएगा, इधर आ जाएगा, इसमें 7 माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी 10। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 5 की पावर 4 प्लस 25 की पावर 2 इसका आंसर क्या होगा। तो ये प्लस नहीं है, यहाँ पर है डिवाइड। ठीक है, तो ये 5 की पावर 4 डिवाइड में 25 की पावर 2, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 5 की पावर 2 एज इट इज़ 25 25 होता है, मतलब 5 की पावर 2 और 2 ऑलरेडी है ही है। ये हो जाएगा 5 की पावर 4, ये हो जाएगा 5 की पावर 4, दोनों कैंसिल हो जाएगा, आंसर मिलेगा 1। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू एक आइडेंटिटी है, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, तीसरे नंबर की आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 65 डिग्रीज, संपूरक कोण। तो संपूरक कोण वो कोण होते हैं जिनका जो योग होता है वो 90 डिग्री होता है। तो हमने मान लिया एक तो 65 दे के रखा है और एक हमने x मान लिया, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 5 माइनस 5 और 2 25 डिग्री। तो इसका संपूरक कोण कितना होगा 25 डिग्री होगा। यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल अगर आपसे पूछ लिया जाए, सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री दोनों एंगल होते हैं। सप्लीमेंट्री में उनका सम 180 डिग्री होता है और कॉम्प्लीमेंट्री में 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ x प्लस 1 अपॉन एक्स की इज इक्वल टू 5 दे के रखा हो तो इसकी वैल्यू बताना है। बहुत ईजी है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। चलिए हम यहाँ पर दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। 5 का स्क्वायर क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी इज इक्वल टू 25। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, यहाँ बचा 2, इधर आके माइनस हो जाएगा तो कितना मिलेगा 23। तो इसका आंसर मिलेगा ऑप्शन डी। ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रेंगल हैज़ अ वैल्यू ऑफ, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है। तो समबाहु त्रिभुज की कंडीशन याद होनी चाहिए, इसकी सारी भुजाएं बराबर होती है और इसके जो सारे कोण होते हैं एक ही होते हैं, एक जैसे ही होते हैं, एक ही वैल्यू होती है जो कि कितनी होती है 60 डिग्री। 6 कुछ 12 6 18, तीनों कोण 180 डिग्री आना चाहिए, तो प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। 50% ऑफ 180, चलिए 15% ऑफ 180 निकाल लेंगे, परसेंट की जगह पे 1/100 लिखा, ये 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 2 5 ज़ा 10, 2 9 ज़ा 18, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 9 3 ज़ा 27। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 61 हो देन x की वैल्यू आपको बताना है। तो यहाँ पर 4x 3 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा तो कितना होगा 64, ये 4 इसके डिवाइड में आ जाएगा तो x की वैल्यू मिल जाएगी 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24। तो x की वैल्यू कितनी मिली 16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विवेक सोल्ड एन आर्टिकल विद द प्रॉफिट ऑफ 25% इन 375 रुपीज़, व्हाट इज़ कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला आप सभी को पता है फ्रेंड्स, क्या होता है SP माइनस CP डिवाइड बाय CP इंटू 100। अब यहाँ पे CP है कॉस्ट प्राइस और ये है सेलिंग प्राइस जिस पर बेचा है। प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू आपको दे रखी है 25%, सेलिंग प्राइस भी दे रखी है कितने में बेचा है, वो कितने में खरीदा है, यानी कि कॉस्ट प्राइस वो हम नहीं देख रखी है, वो हमसे पूछी है। बस यही फॉर्मूला वैल्यू पुटअप करना है, CP आ जाएगी। ये हो जाएगा 25 चौक 100, 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 5 20, 4 7 28, 29 30, 4 3 12 13 14 1500 CP माइनस 4 CP इज इक्वल टू CP। ये इधर जाके 5 CP हो जाएगा, ये 1500 है इज इक्वल टू 1500 और यहाँ पर CP की वैल्यू कितनी आ जाएगी 300 रुपये। तो कॉस्ट प्राइस यानी कि जिसमें उसने खरीदी थी वो प्राइस है 300 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ A प्लस B प्लस C गोट
150 वोट, मतलब तीनों को मिला के कितने 150 वोट मिलते हैं। ए और सी को कितने मिलते हैं 96 वोट, बी और सी को कितने मिलते हैं 74 वोट्स। तो हर एक के सेपरेट वाले वोट आपको बताना है। तो अगर इन दोनों इक्वेशनों को हम जोड़ दें, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, इन दोनों को अगर आप ऐड कर देते हो तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 96 प्लस 74। ये क्या हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी 150 है, वो हमने रख दी 150 प्लस सी, ये हो जाएगा 6 4 10, 9 और 1 10 और 17 170 में इधर आके माइनस हो जाएगा 150, तो कितना मिलेगा 20। तो ये तो मिल गई हमें सी की वोट। अब ए का वोट यहाँ से निकाल लेते हैं, तो वो कितना होगा ए प्लस बी की वैल्यू हम सी की वैल्यू हमने 20 निकाली है, 96 में से 20 माइनस हो जाएगा तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी 76। चलिए ए की वैल्यू भी आ गई, ये ए की वैल्यू है। उसके बाद बी की यहाँ से निकाल लेंगे, बी प्लस सी की वैल्यू 20 है 74, ये माइनस 20 हो जाएगा, ये 4 और ये 54। सी की वैल्यू कितनी मिली 54, तो हमारा राइट आंसर क्या हुआ ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, गिवन फिगर ओ, ये ओ है, ऑर्थो सेंटर मतलब ये इस तरह से है, एंगल ओ बी सी, ओ बी और सी, इसका मान आपको देके रखा है 25 डिग्री और ये है आपका ए, ये फिगर दिया हुआ, और इसमें आपसे एंगल बी ए सी मतलब ये वाला जो एंगल है इसकी वैल्यू पूछी है। तो किस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम इस छोटे वाले ट्रायंगल में देख लेते हैं। छोटे वाले ट्रायंगल में क्या है, ये एक त्रिज्या है इस वृत्त की, ये भी त्रिज्या आर है और ये भी त्रिज्या आर है, ठीक है। और ये दोनों में समान भुजा कॉमन भुजा है, तो जब दो भुजाएं समान होती है तो वो क्या होते हैं सर्वांग सम होते हैं, और सर्वांग सम के जो एंगल होते हैं वो भी क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो ये 25 है तो ये भी क्या हो जाएगा 25। अब इस ट्रायंगल में हमारे पास ये भी 25 है ये भी 25 है, दोनों की वैल्यू कितनी है 25 है, तो हम 180 डिग्री वाला प्रॉपर्टी इस ट्रायंगल में अगर लगा देंगे तो हमें एंगल बी ओ सी मिल जाएगा। तो 25 प्लस 25 प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। 50 इसमें से माइनस हो जाएगा तो एंगल बी ओ सी की वैल्यू कितनी मिलेगी, इसमें से 50 माइनस कर दीजिए 0, 130, ये 130 एंगल बी ओ सी। अब आपको पता होगा कि जो सर्कल है, सर्कल पर आर्क में कहीं भी जो एंगल बनता है उस सेंटर के एंगल का क्या होता है, ये सेंटर पर एंगल इसका डबल होता है, मतलब ये जो एंगल बी ओ सी है इसका हाफ होगा क्या एंगल बी ए सी, मतलब ये इसका डबल होता है। तो बी ओ सी हम निकाल चुके हैं 130, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 2 6 12, 2 5 10, तो जो एंगल बी ए सी मिला वो कितना मिला 65 डिग्री। ज्योमेट्री में तो आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, उससे ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज ज्योमेट्री क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला किसका होता है, इसको रट लीजिए कॉस 2 थीटा का। कॉस 2 थीटा के 2 फॉर्मूले होते हैं जिसमें से एक ये है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है √6 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर, अंडर रूट से ये कैंसिल हो जाएगा और 6 माइनस 3 बचेगा जो कि कितना होगा 3, तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए सेक्शन ई का क्वेश्चन देख लेते हैं केमिस्ट्री का। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। ऑक्सीजन एंड ओजोन मॉलिक्यूलर एलोट्रॉप्स, ऑक्सीजन और ओजोन के अणु अपरूप होते हैं, हाँ ये O2 और ये थी O3, तो ये क्या है अपरूप ही है ना। दूसरा ऑप्शन है द मोनोऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन इज़ न्यूट्रल टू लिटमस, हाइड्रोजन का जो मोनोऑक्साइड होता है HO वो लिटमस के प्रति उदासीन होता है, तो हाँ ये भी सही है। इन कोल माइंस कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म इन लोअर लेयर, कोयला खदानों के में निचली परतों में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन के समस्थानिकों में अलग अलग संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हाइड्रोजन के समस्थानिक 1H1 1H2 1H3, इनमें जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते हैं अलग अलग नहीं होते, इसमें भी 1 है इसमें भी 1 है इसमें भी 1 ही रहेंगे, इलेक्ट्रॉनों में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो ये ऑप्शन गलत है। तो आंसर क्या होगा हमारा, ऊपर के 3 ऑप्शन करेक्ट हैं, तो पहला तो नहीं है दूसरा भी नहीं है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड आर करेक्ट, ऑप्शन 20 का आंसर होगा। द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट 0 ऑन फ़ारेनहाइट स्केल इस, फ़ारेनहाइट पे हमारे पास निरपेक्ष शून्य मान कितना होता है -273 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसके ऊपर भी हीट और टेम्परेचर का जो आप टॉपिक देखेंगे उसमें ये वाला डाउट भी आपका क्लियर हो जाएगा। ओन में फील हॉट एंड कंफर्टेबल इवन दो द एक्चुअल टेम्परेचर इज़ नॉट क्वाइट हाई ड्यू टू, वास्तविक तापमान काफ़ी अधिक न होने पर भी कोई गर्म और असहज महसूस कर सकता है, इसका क्या कारण होता है। अधिक टेम्परेचर नहीं होने पर भी गर्मी महसूस हो सकती है, तो ये किसके कारण होती है, हाई ह्यूमिडिटी यानी कि उच्च आर्द्रता के कारण। वाटर इज़ यूज इन हॉट वाटर बॉटल्स बिकॉज, गर्म पानी की बोतलों में पानी का उपयोग किया जाता है क्योंकि
पानी की उच्च विशिष्ट गर्मी होती है, पानी शरीर के लिए हानिकारक नहीं है, ये कोई बात नहीं हुई। पानी गर्म करना आसान है, ये भी नहीं। पानी आसानी से उपलब्ध है, तो इसका राइट आंसर होगा वाटर हैज़ अ हाई स्पेसिफिक हीट। पानी में उच्च विशिष्ट गर्मी होती है, इसलिए हॉट वाटर बॉटल्स में वाटर यूज़ किया जाता है। अ वेल कट डायमंड शाइन्स ब्राइटली बिकॉज, एक अच्छी तरह से कटा हुआ हीरा चमकीला क्यों दिखाई देता है। अगर आप लाइट वाला चैप्टर देखोगे तो उसमें भी इसका डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो उसमें क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कुल आंतरिक प्रतिबिंब नहीं परावर्तन होता है, जिसके कारण हीरे के अंदर ही जो है लाइट परतों से परावर्तित होती रहती है और अंदर के अंदर परावर्तित होती है, बाहर कम निकल पाती है, इसलिए वो ज़्यादा शाइनी और चमकीला दिखाई देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, निम्नलिखित में से कौन कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी नहीं है, संपत्ति नहीं, प्रॉपर्टी यानी कि गुण नहीं है। इसे तरलीकृत किया जा सकता है, इट कैन बी लिक्विफाइड, यस। दूसरा है यह हवा से भारी है, ये भी करेक्ट है। यह 200 डिग्री सेल्सियस तक स्थिर रहता है, ये भी करेक्ट है। और ड्राई CO2 इज़ न्यूट्रल, जो शुष्क CO2 है वो क्या होती है, न्यूट्रल होती है, मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं होता, तो ये रॉन्ग ऑप्शन होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। और यहाँ पर इन्होंने गलत ही पूछा है, तो इसका ये गुण नहीं है, न्यूट्रल नहीं होता ड्राई CO2। ड्यूरिंग डे टाइम प्लांट्स एब्जॉर्ब, दिन के समय में पौधे क्या अवशोषित करते हैं, सभी को पता है दिन के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और रात में ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन लेबल एज असर्शन एंड अनदर लेबल एज अ रीज़न। मतलब पहला क्वेश्चन है और दूसरा उसका रीज़न है, तो आपको दोनों को कंपेयर करके आंसर बताना है। तो हम असर्शन पढ़ लेते हैं। व्हाट इज़ हाईली पोलर इन कैरेक्टर, जल प्रकृति में, वाटर इज़ हाईली पोलर इन कैरेक्टर, जल प्रकृति में अत्यधिक ध्रुवीय है। हाँ, ये बिल्कुल करेक्ट बात है, वो ध्रुवीय होता है बहुत ज़्यादा। देयर इज़ एक्सटेंसिव एसोसिएशन इन वाटर मॉलिक्यूल ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण पानी में के अणु में व्यापक संबंध होता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। अब इन्होंने क्या पूछा है कि उपरोक्त दोनों कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। तो ऑप्शन अगर हम देखें, क्या ए और आर दोनों सही हैं, हाँ ये दोनों सही तो है। और क्या बोल रहा है, और आर और ए की सही व्याख्या कर रहा है, नहीं, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। जो आर वाला स्टेटमेंट है कि ये, अगर हम यहाँ पर देखें कि ये हाइड्रोजन के कारण पानी में व्यापक बंध बनाता है, तो इसका ध्रुवीय होने से कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है ए और आर दोनों सत्य हैं, हाँ, लेकिन आर क्या है, ए की सही व्याख्या नहीं करता है, तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ए सच है लेकिन आर असत्य, ये भी गलत है और ये भी रॉन्ग है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग CO2, कार्बन डाइऑक्साइड तैयार करने की निम्नलिखित में से कौन कौन सी विधियाँ हैं। ताप कार्बोनेट, मतलब हीटिंग कार्बोनेट्स, कार्बोनेट को गर्म करने पर। तो कार्बोनेट्स को जब भी गर्म किया जाता है फ्रेंड्स, तो क्या होता है, CO2 रिलीज होती है, याद कर लीजिए, रट लीजिए। दूसरा ऑप्शन है रिएक्टिंग कार्बोनेट्स विद डाइल्यूट HCl, HCl के साथ अभिक्रिया करने वाले कार्बोनेट क्या CO2 देते हैं। तो हम रिएक्शन एक देख लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट की अगर हम रिएक्शन देखें, Na2CO3, इसको जब आप HCl के साथ रिएक्शन कराओगे तो NaCl बनता है, CO2 और H2O बनती है, तो इसमें भी CO2 बनती है, हाँ बनती है, तो इसमें भी बनेगी, इसमें भी बनेगी। तीसरा ऑप्शन है हीटिंग एसिटिक एसिड को गर्म करने पर, तो हम यहाँ पर इसके रिएक्शन में आपको बता दूँ, CH3CO CH2 CO2H, इसको जब आप गर्म करोगे हीटिंग करने पर क्या बनेगा, CH3CO CH3, और यहाँ से CO2 क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी, तो इससे भी CO2 बन रही है। रिएक्टिंग कैल्शियम कार्बोनेट विथ वाटर, अब हम कैल्शियम कार्बोनेट की बात कर लेते हैं, कार्बाइड सॉरी, तो ये हो जाएगा CaC2, ये होता है कैल्शियम कार्बेट। इसकी वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और CH ट्रिपल बॉन्ड CH क्या होता है, एसिटाइलिन, और क्या बनता है, CaOH होल्ट वाइज बनता है। इसमें कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनती है, तो इसमें नहीं बनेगी, बाकी तीन में बनेगी। तो आंसर क्या होगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में बनेगी। लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब द्रव्यमान संरक्षण का नियम है कि कोई भी अगर अभिक्रिया होती है केमिस्ट्री में, अगर कोई सी रिएक्शन होती है तो रिएक्शन होने के पहले जो द्रव्यमान था, रिएक्शन खत्म होने के बाद जो हमें आउटपुट मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है, उसका भी द्रव्यमान दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम केमिस्ट्री में।
अब पहला ऑप्शन अगर हम देखें, व्हेन 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन इज हीटेड इन वैक्यूम देयर इज नो चेंज इन मास, तो ऐसा नहीं है, इसमें द्रव्यमान का कहीं संरक्षण नहीं हो रहा है। स्थिर दबाव पर गर्म करने पर हवा के नमूने की मात्रा बढ़ जाती है लेकिन इसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, इसमें भी कोई द्रव्यमान का संरक्षण नहीं हो रहा, द्रव्यमान की बात ही संरक्षण की बात ही नहीं हो रही है। प्लेटिनम के टुकड़े का वजन गर्म करने से पहले और बाद में समान होता है, तो ऐसा नहीं है, प्लेटिनम के टुकड़े को गर्म करने पर उसके वजन में परिवर्तन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइन विथ 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 12 ग्राम कार्बन को आप 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलाओगे तो आपको 44 ग्राम CO2 मिलेगी। तो द्रव्यमान संरक्षण हो रहा है, 12 था 32, दोनों को जोड़ेंगे 44 मिलेगा, पहले भी 44 था और बाद में भी 44, तो कौन सा अच्छा एग्जाम्पल है? ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स ये था हमारा टेस्ट पेपर जो हमने कम्प्लीटली आज सॉल्व किया है। तो फ्रेंड्स ये आप देख रहे होंगे कि ये हमारी प्ले लिस्ट है जहाँ पर आपको मैथमेटिक टॉपिक वाइज, फिजिक्स टॉपिक वाइज, केमिस्ट्री टॉपिक वाइज और टेक्निकल के मॉडल पेपर, ओरिजिनल पेपर, साइंस के क्वेश्चन सब कुछ मिल जाएंगे। तो आप जो चाहे इस प्ले लिस्ट से सॉल्व कर सकते हो आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग। ये हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक है जिससे आप हमसे जुड़ सकते हैं और कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।